एपी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका एपी है। इस साल 9th क्लास में एक और चीज़ ऐड होगी 11th क्लास से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। आप लोग लकी हो, नहीं पढ़ोगे। हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो बेटे, हम लोग बचपन से बहुत सारी सीरीज़ पढ़ते हुए आए हैं। जैसे मैं एक सीरीज़ लिख रही हूँ बोर्ड पे, 1, 4, 9, 16। पहचान सकते हो ये क्या है? स्क्वायर्स ना, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो आप किसी भी सीरीज़ को देखते हो जब, तो उसका एक जनरल रूल जो है ना वो आपके माइंड में क्लिक कर जाता है, और उसी जनरल रूल से आप उसकी नेक्स्ट टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हो बिना किसी के बताए, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, इसका रूल देखना ज़रा। प्लस हो रहे हैं। फर्स्ट टर्म 1, फिर 1 + 1 किया हुआ है 2, फिर पहली 2 टर्म्स को ऐड करके लिखा हुआ है, फिर 3 टर्म्स को ऐड करके अगली टर्म बनी हुई है। तो रूल काम कर रहा है। तो जब भी हम ऐसे कोई सीक्वेंस लिखते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक जनरल रूल काम कर रहा होता है, जिससे हम उसकी नेक्स्ट टर्म को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये टोटली आपकी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। अब एक सीरीज़ लिख रही हूँ मैं, फोर 4 का गैप चल रहा है, 4 ऐड हो रहा है, 3 में 4 ऐड हो रहा है, फिर 7 में 4 ऐड हो रहा है, फिर 11 में 4 ऐड हो रहा है। तो ये वाली जो टाइप ऑफ सीरीज़ है जिसमें हर एक टर्म का पिछले वाली टर्म से डिफरेंस सेम रहता है, ऐसी सीरीज़ को कहते हैं हम एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंसेस तो कई तरीके के होते हैं, सीरीज़ तो कई तरीके की होती हैं, लेकिन ऐसी सीरीज़ जिसमें हर एक मेंबर अपने प्रीवियस मेंबर से सेम गैप लेकर के बढ़ता है, ठीक है, या ये कह लीजिए कि 2 मेंबर्स के बीच का गैप हमेशा कांस्टेंट रहे, ऐसी सीरीज़ को क्या कहते हैं हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। आगे बात समझ में? तो इस चैप्टर में हमें एपी के बारे में पढ़ना है, ऐसी सीरीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए जी, अगर हम एक सीरीज़ को, एपी को जनरली डिफ़ाइन करते हैं तो इसकी जो सबसे पहली टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, इसे हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय a। कॉमन डिफरेंस मतलब जिस गैप के साथ एक सीरीज़ इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी उसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d से, ठीक है। तो अगर कॉमन डिफरेंस d है तो इससे अगले वाला मेंबर क्या होगा, a + d। इससे नेक्स्ट मेंबर a + 2d, a + d + d, यानी कि a + 2d। इससे अगला मेंबर a a + 3d, + 3d एंड सो ऑन। अगर हम किसी एपी को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इसका मतलब इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, ठीक है। मतलब ये सीरीज़ चलती चली जा रही है, क्योंकि हर एक नंबर में ऐड करेंगे तो हमें आगे का नंबर तो मिल ही जाएगा, नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। और अगर हम इस सीरीज़ में लास्ट मेंबर को डिफ़ाइन कर दें, अगर कोई हमें ये बता दे कि भैया ये 100 टर्म्स की सीरीज़ मैं लिख रही हूँ, तो उस सीरीज़ को क्या बोलेंगे हम, फाइनाइट सीरीज़, ठीक है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी मतलब जो कंटिन्यूएशन में चलती चली जा रही है, और अगर हम किसी इनफाइनाइट एपी में से एक पोर्शन बाहर निकाल लेते हैं, मतलब उसको उसके नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं उसको डेफिनेट कर दें कि इतने ही मेंबर्स हैं इस सीरीज़ में, इसके बाद ये सीरीज़ आगे नहीं बढ़ेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्म है किसी भी एपी को रिप्रेजेंट करने का।
किसी भी सीरीज़ की पहले नंबर को ए लिखते हैं, इन जनरल ए ही लिखते हैं। सेकंड मेंबर को लिखने के लिए A2 यूज़ किया जाता है नोटेशन। थर्ड मेंबर को लिखने के लिए नोटेशन यूज़ किया जाता है A3। फोर्थ मेंबर के लिए किया जाता है A4। यहाँ पर ये जो नीचे मैंने सबस्क्रिप्ट लिखे हैं ये पोजीशन बताता है टर्म की, मतलब सेकंड पोजीशन ऑफ टर्म, थर्ड पोजीशन ऑफ टर्म, फोर्थ पोजीशन ऑफ टर्म। अगर मुझे किसी AP की 10वीं टर्म लिखनी है, 10th टर्म, तो उसको कैसे लिखूँगी? A10। अगर किसी सीरीज़ की rth टर्म लिखनी है AR, nth टर्म लिखनी है AN। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो जब हम जनरल बात कर रहे हैं तो उसकी जनरल टर्म तो डिफाइन करनी ही पड़ेगी। तो जनरल टर्म ऑफ AP इज़ रिटन एज AN। आ गई बात समझ? क्लियर है? अब कोई भी अगर हमें AP दे रखी है तो उस AP की nth टर्म को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला हमें सीखना है। जैसे सपोज़ करो मैंने एक AP लिख दी, अभी लिखी थी जैसे 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो AP है, इस AP की मुझे 50वीं टर्म बताओ क्या होगी, 50th टर्म। तो अब हम लिखते थोड़ी रहेंगे 50 तक इसको कि भाई 50 टर्म तक लिखते चले जाएंगे और फिर बताएंगे कि 50th टर्म क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, यानी कि nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन लिख लीजिए, आती नहीं है एग्ज़ाम में बट फिर भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। लिखो, लेट अस कंसीडर एन AP, let us consider an AP whose first term is A and common difference is D. Common difference is D. ठीक है। A1 की वैल्यू तो कितनी होती है? A। फर्स्ट टर्म A है। अगर मुझे A2 लिखना है तो वो वैल्यू क्या होगी? A प्लस D। ठीक है। A3 लिखना है तो पिछले वाली जो टर्म है उसमें ही D प्लस करेंगे, यानी कि A2 में D को क्या कर देना है? प्लस कर देना है। अब A2 की वैल्यू तो मैंने अभी अभी फाइंड की थी, क्या होगी? A प्लस D, और फिर उसमें क्या प्लस हो रहा है? D प्लस हो रहा है। तो क्या आ गया? A प्लस 2D। ये आ गई किसकी वैल्यू? A3 की वैल्यू। ठीक है। A4 की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा? A3 में फिर से D ऐड कर देंगे। A3 की वैल्यू तो अभी अभी फाइंड की थी हमने, तो A3 की वैल्यू कितनी है? A प्लस 2D। फिर से इसमें D ऐड हो रहा है तो ये बन गया A प्लस 3D। किसकी वैल्यू है ये? A4 की। A5 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? A4 में D प्लस करेंगे। A4 की वैल्यू A प्लस 3D प्लस D, तो ये हो गया A प्लस 4D। ये A5 की वैल्यू है। A1 की वैल्यू A, A2 की वैल्यू A प्लस D, A3 की वैल्यू A प्लस 2D, A4 की वैल्यू A प्लस 3D, A5 की वैल्यू A प्लस 4D। अगर ये सारे के सारे रिजल्ट्स को आप ध्यान से देखो तो क्या आप कोई बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो? चलो मैं क्वेश्चन चेंज करती हूँ। ये सारी की सारी टर्म्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो। क्या आप मुझे बता सकते हो बगैर ये कैलकुलेट किए कि अगर मैं इसकी A10 लिखूं तो उसका आंसर क्या आएगा? A प्लस 9D। क्या ऑब्जर्व किया आपने? यहाँ पर जो नंबर लिखा गया है यहाँ पर इससे एक नंबर कम आ रहा है, ये है ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रही है? A1 में यहाँ 1 था तो यहाँ पर एक्चुअली 0D है ये।
ज़ीरो डी ए सीरीज को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। A2 है यहाँ पे, तो इसके साथ D के साथ क्या है, यहाँ पे 1 है। जब यहाँ पर A3 है तो D के साथ क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। यानी यहाँ पर जो भी पोजीशन है यहाँ पर उससे एक नंबर कम चल रहा है। तो उस हिसाब से बाय जनरलाइजिंग वी कैन राइट कि अगर मुझे AN लिखना हो तो आंसर क्या आना चाहिए, A plus N A प्लस minus N-1 इंटू D। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। आगे बात समझ में। किसी भी AP की nth टर्म को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, आपको बार बार ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको A10 के लिए एक्सप्रेशन लिखना है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो A प्लस 9D। A 50th टर्म फाइंड करनी है, 49 A प्लस 49D। 100th टर्म A प्लस 99D। आगे बात समझ में। ठीक है, फॉर्मूला यही यूज़ हो रहा है, बट किसी भी क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूला लिखने की बजाय ऊपर एक ही बार लिख देंगे वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और उसके बाद आप डायरेक्टली अपना एक्सप्रेशन लिख सकते हो। क्लियर है? कुछ पूछना है यहाँ तक? क्लियर? चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन लिखिए जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या आपकी NCERT बुक में है। बाकी के क्वेश्चन आप NCERT बुक से पूरे करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करा रही हूँ। लिखो, चेक if the given sequence is an AP or not. लिखिए 2, 4, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। ये आपको एक सीक्वेंस दे दिया। कॉमन डिफरेंस सेम आता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तभी हम उसे AP कह सकते हैं, अदरवाइज हम उसे AP नहीं कह सकते। और AP के लिए एक चीज़ और देखनी है, जब वैसे तो देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन तो आने वाले नहीं हैं आपके। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने बोला 2, 4, 6, 12, 24 एंड सो ऑन। कई बच्चों को दिखाई देता है 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, आगे चेक ही नहीं करते, यहीं से ही आंसर लिख दिया। तो जब आपको चेकिंग के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो जितनी टर्म्स उन्होंने बोली हैं, लिख कर दी हैं, वो सारी टर्म्स को चेक करोगे। कैसे चेक करोगे? A2 माइनस A1 करोगे तो 4 माइनस 2 2 आएगा। इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। समझ में आई? सक्सेसिव टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस किया जाता है हमेशा, क्योंकि अगर एक AP है वो इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव D आएगा, और ऐसी भी तो AP हो सकती है जो डिक्रीज हो रही हो, तो उस केस में D कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। आ रही है बात समझ में? तो हमेशा बाद वाली टर्म में से पहले वाली कॉन्जिक्यूटिव टर्म को माइनस करोगे तो आपको D मिल जाएगा। तो A2 माइनस A1 किया, 2 आ गया। फिर A3 माइनस A2 को चेक करा तो भी 2 आ रहा है। फिर A4 माइनस A3 चेक करेंगे, 12 माइनस 6, 6 आ रहा है। आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं से ही पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। आ रही है बात समझ में? पहली वैल्यू ही डिफरेंट मिलते आप उसको लिख सकते हो, इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। आ गया समझ में?
ठीक है, क्या ये AP है? दिस पार्ट है? नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है? है पक्का? करो। कर रहा आपको वो सिचुएशंस ऑब्जर्व करनी है और फिर बताना है कि क्या वो सिचुएशंस AP फॉर्म करेंगी या नहीं करेंगी। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. For first kilometer the taxi fare is ₹15 and for additional per kilometer the fare is ₹8. Do you feel that this situation will create an AP? लगता है आपको? नहीं लगता है? लगता है। क्वेश्चन लिखो। Observe the following situations. Observe the following situations. And remark whether they form an AP or not. Whether they form an AP or not. लिखो फर्स्ट सिचुएशन। The taxi fare after each kilometer when charges for first kilometer are ₹15. First kilometer are ₹15 and for each additional kilometer fare is ₹8. Fare is ₹8. ठीक है, देखो करो सॉल्व। फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है? फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना चार्ज है? 15 रुपये। ठीक है, सेकंड किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर अगर कोई भी जाता है तो उसको कितना देना पड़ता है? 15 रुपये देना पड़ता है। अगर कोई 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 15 रुपीज़ और प्लस में एडिशनल चार्ज कितना है? 8 रुपये। तो इसका मतलब उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 23 रुपीज़। अगर कोई 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 23 तो 2 किलोमीटर तक ही लग गया था, उसके बाद फिर 8 रुपये और लगेगा, तो 23 + 8 कितना? 31 रुपीज़। आपको नहीं लगता ये AP बनाएगा? कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है यहाँ पे? 8 का। समझ में आ रही है? फर्स्ट टर्म चाहे कुछ भी रही हो आपकी, उसके बाद तो हर किलोमीटर पे कितना रुपए बढ़ रहा है? सिर्फ 8 रुपये ही तो बढ़ रहा है। मगर एक भी उसमें बाई चांस डिफर आ जाता है। कैसे आ जाएगा डिफर बेटे? जब बढ़ी 8 रुपये रहा है तो डिफर कैसे कर जाएगा? हैं? कहाँ चला गया 9 पे? जब बोल रहा है वो कि 8 रुपये एडिशनल चार्ज है, मीटर डाउन नहीं हो रखा उसका। 8 किलोमीटर चार्ज है उसका, बोल रखा है क्वेश्चन में। समझ में आया? तो कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। तो इसीलिए क्या सिचुएशन फॉर्म कर रही है? AP। आगे बात समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर रहा है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? अच्छा ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, सेकेंड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, वेल आफ्टर एवरी मीटर after every meter when it cost rupees 150, when it cost rupees 150 for first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter, for each subsequent meter, subsequent मतलब उसके बाद, मैम ये भी बनाया है। AP बनाएगा, each meter का है ना, each meter। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट मीटर के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है 150 और उसके बाद रेज हो रहा है 50 रुपीज़ से रेज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर कोई भी 2 मीटर डिग कर रहा है तो 150 तो देना ही पड़ रहा है उसको, प्लस 50 200 देना पड़ेगा। 3 मीटर तक डिग करेगा तो 250 प्लस सॉरी हाँ 250, 200 प्लस 50 250। तो अगर आप सारी टर्म्स को एक साथ लिख के देखते हो तो क्या बनेगा AP। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पार्ट, इसको एक्सप्लेन कर लो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था ऐसे, फॉर 1 मीटर, फॉर 2 मीटर, फॉर 3 मीटर। ठीक है, होमवर्क तो करना नहीं तुमने, ठीक है। लिखिए, द अमाउंट ऑफ मनी in account every year, in account every year when rupees 10,000 is deposited, when rupees 10,000 is deposited at the rate of 10% per annum at simple interest, at simple interest। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है आपको? P plus RT। P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। P मतलब प्रिंसिपल, जो अमाउंट स्टार्टिंग में लेकर चलते हैं, जो डिपॉजिट कराया, ठीक है, या किसी से उधार लिया या किसी को उधार दिया, वो अमाउंट जो होता है स्टार्टिंग वाला उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, जब भी हम किसी को पैसा देते हैं या कहीं डिपॉजिट कराते हैं तो उसमें हमारा कुछ इंटरेस्ट होता है, हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा होता है। ठीक है, वो बेनिफिट हमेशा कैसे बताया जाता है? परसेंटेज में। तो यहाँ पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा हमें? 10%। आ रही है बात समझ में? लिखो, हाँ जी लिखो, प्रिंसिपल रुपीज़ 10,000, रेट 10% पर एनम, ठीक है, टाइम 1 ईयर, पहले साल के लिए काउंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। कितना हो गया? 10,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, 1000 रुपीज़। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 10,000 तो था ही था उसके पास, प्लस 1000 मिल गया उसको सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना हो गया? 11,000 रुपीज़। ठीक है, ये 1 साल के बाद उसका अमाउंट है। अगर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट काउंट करें 2000 तो कितना हो जाएगा? करो करो,
सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, सेम फॉर्मूला लगेगा, टी की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 12,000 समझ में आया? तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000, तो अमाउंट कितना मिलेगा 12,000। अगर 3 साल के लिए पैसे रखेंगे 3000 हो जाएगा, तो अमाउंट कितना मिल जाएगा 13,000। क्या ये एपी बन रही है? बन रही है? ऐसे हर क्वेश्चन में नहीं बनती है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें नहीं बनेगी, ठीक है? समझ में आ गया? तो 11,000, 2 साल के बाद 12,000, 3 साल के बाद 13,000 एंड सो ऑन। तो हज़ार रुपए क्या हो रहा है, हर साल बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एपी बन रही है। ठीक, अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ मनी, the amount of money every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest, at 10% per annum, at 10% per annum। समझ में? 10,000 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता आपको? सिंपल इंटरेस्ट का आता है। वो भी नहीं आता था, वो भी प्लस बोल रहा था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू द पावर टाइम। पढ़ा है कभी? पढ़ा है? हाँ, 8th में। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। आ रही है बात समझ में? अब हम पहले इसका 1 साल के लिए अमाउंट फाइंड करते हैं। अगर ये कंपाउंडेड है तो 10,000 1 + 10/100 टाइम 1, 1 साल के लिए कर रहे हैं ना। ठीक है, तो 1 साल के बाद कितना अमाउंट रहेगा उसके पास 11,000। क्लियर है? 2 साल के लिए अमाउंट फॉर 2 years, तो टी की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अमाउंट फॉर 2 years 10,000 1 + 10/100 रेज़ टू द पावर 2 कैंसिल। ठीक है, 12,100 रुपये। देखो 10,000 से स्टार्ट हुआ था, कितना बढ़ा 1,000। अगर 1,000 और बढ़ता तो कितना हो जाता 12,000। कितना हो गया 12,100। कितना बढ़ गया 1,100 बढ़ गया। तो क्या आपको लगता है ये एपी फॉर्म कर रहा है? तो ये एपी नहीं है। यहीं से ही पता चल गया हमें। यहीं से पहले सीक्वेंस लिखेंगे। हमें डाउट था। सीक्वेंस 10,000 स्टार्टिंग था, फिर 11,000 हुआ, और फिर उसके बाद 12100 हुआ एंड सो ऑन करके छोड़ देंगे। इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम। हाँ जी बोलो, लास्ट क्वेश्चन। चलो जी लास्ट लिखो। द
the amount of air present in a cylinder, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes removes 1/4 of the air remaining, 1/4 of the air remaining in cylinder at a time. ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक सिलेंडर है, उसमें एयर फिल्ड है, हमें नहीं पता कितनी है स्टार्टिंग में, लेकिन उसमें जब वैक्यूम लगाते हैं तो वो वैक्यूम पंप क्या करता है, उसमें से एयर को सक कर लेता है, जितनी भी उसके अंदर एयर है उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मान लेते हैं स्टार्टिंग में उसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, लीटर कुछ भी मान लो, गैस है तो लीटर्स में ले लेते हैं, 100 लीटर उसके अंदर गैस भरी हुई है या एयर भरी हुई है, ठीक है। अब उसमें जब आपने वैक्यूम लगाया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने 1/4 एयर को बाहर निकाल लिया। 1/4 एयर मतलब कितना हो गया, 25 लीटर बाहर निकल गई। तो सिलेंडर के अंदर बची कितनी, 75। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 100 से। एक बारी पंप ने जब उसको वैक्यूम किया तो उसके अंदर कितना बच गया, 75। अब उसमें 75 है, आपने दोबारा से वैक्यूम कर दिया तो अब 75 का फिर 1/4 पार्ट उसने बाहर खींच लिया, तो 75 का 1/4 पार्ट कितना हो गया, इसका 1/4 75 का 1/4 करना है। इतनी एयर फिर से बाहर निकाल दी उसने, हाँ हाँ, तो ठीक नहीं है क्या, ठीक है। तो 75 लीटर उसके अंदर एयर थी, उसमें से फिर से 1/4 बाहर निकाल दी, तो मतलब 18.75 लीटर बाहर निकल गई। अब बची कितनी, 75 में से 18.75 फिर से बाहर निकल गई, तो बची कितनी, 57 तो होगी, 55 होगी ना, 57 होगी, 56.25 लीटर। अब इतनी एयर बच गई, 100 थी, फिर 75, फिर 56.25, फिर वैक्यूम करोगे तो 56.25 का 1/4 फिर बाहर निकल जाएगी। आपको लग रहा है ये एपी बनेगी, फिक्स नहीं है ना, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है ना। कॉमन डिफरेंस तब सेम होता है जब कोई चीज़ सेम अमाउंट ऐड हो रहा होता है या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। यहाँ पर सेम अमाउंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 1/4 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। समझ में आ रही है, जहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है या फिर डिवीजन हो रही है तो वो कभी भी एपी नहीं बनेगा। अब इस क्वेश्चन को आप 100 से नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को जनरल फॉर्म में लेकर चलेंगे। लिखिए, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन बिगनिंग x लीटर ले लेते हैं, ठीक है। एयर रिमूव्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट 1/4 ऑफ x रिमूव हो गई, यानी कि कितनी रिमूव हो गई, x/4 लीटर रिमूव हो गई, ठीक है। रिमेनिंग एयर स्टार्टिंग में x थी,
x/4 रिमूव कर दी तो बची कितनी 3x/4 लीटर बच गई। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज़ की पहली टर्म है, x से स्टार्टिंग हुई थी। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद एक बार वैक्यूम करने के बाद इतनी बच गई है। ठीक है, एक बार और करना पड़ेगा, AP चेक करने के लिए कम से कम 3 टर्म्स होनी चाहिए। फिर एयर रिमूव्ड इन सेकेंड अटेम्प्ट, वन फोर्थ ऑफ 3x/4, थ्री एक्स अपॉन 16 लीटर। ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट में इतनी एयर बाहर निकल रही है तो बची कितनी वापस 3x/4 में से 3x/16 को माइनस कर देंगे। नाइन एक्स अपॉन 16 लीटर। ठीक है, सीक्वेंस देखो, x से स्टार्ट हुआ था, फिर 3x/4, उसके बाद बचा 9x/16 सो ऑन। ठीक है, क्या AP है? माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा? नहीं आएगा, देख लो करके, A2 - A1 करके देख लो, इसमें से इसको माइनस करके देख लो, आएगा क्या सेम? नहीं आएगा। तो सिचुएशन इज नॉट फॉर्मिंग एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, 5.